पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from valence shell of an isolated gaseous atom to form a cation is called ionization energy। अब जो कम से कम अमाउंट हमें चाहिए होगी एनर्जी की, किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा, एटम गैशियस फेज में आइसोलेटेड होगा, अकेला होगा, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी को हम नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। टू फॉर्म अ केटाइन, अब जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो केटाइन बन जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी केटाइन फॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अब ये हाइड्रोजन है, गैशियस एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, केटाइन बना, और ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही लिथियम, इसमें ये केटाइन बना, इलेक्ट्रॉन निकला, ये उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही सोडियम है और मैग्नीशियम। आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्चुअली द क्वालिटेटिव measure of the stability of an isolated atom. Greater the ionization energy, more stable will be the atom. अब एक एटम है जो कि कम रिएक्टिविटी शो करता है, मतलब वो बहुत स्टेबल है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए। तो मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। उससे हमें पता चलता है आयनाइजेशन एनर्जी से कि कौन सा एटम कितना स्टेबल है। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जॉल पर मोल, किलो कैलोरी और पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, दिस दे हैव हाई स्टेबिलिटी एंड लीस्ट रिएक्टिविटी। अब जो नोबल गैसेस हैं वो 8 ग्रुप के होते हैं, वो अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करते क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है, वो स्टेबल होते हैं, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। फिर आ जाए फैक्टर्स जिन पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, वैलेंस शेल कम क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो एटम इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब ये साइज़ छोटा हुआ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हुई, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे हमने इसमें बात की कि साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें इलेक्ट्रॉन को एक एटम में से निकालने के लिए। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, उसको कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। If the valence electron are more penetrated into inner shell, then ionization energy increases. अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनर शेल में ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा होती है एस ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। As the force of attraction between the nucleus and the outer electron decreases with the increase in the distance, the electron can be removed easily, so or with less energy. अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड डिस्क्राइब किया गया है डाउन द ग्रुप का। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे
तो साइज़ इंक्रीज़ होगा। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो मतलब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन है वो जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो सकता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करती है। और जबकि हम बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियड की, तो पीरियड में जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, जो साइज़ है वो स्मॉल होता जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो अलोंग द पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है। आगे आ जाता है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इन पीरियड। अब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं कुछ ग्रुप्स में या पीरियड्स में। द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ 3A ग्रुप एलिमेंट्स आर लेस एज कम्पेयर टू 2A ग्रुप। अब असल में होता क्या है कि हम जब पीरियड में मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन इधर क्या होता है 3A जबकि 2A के बाद आता है, लेकिन 3A की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है जबकि 2A की ज़्यादा है। जबकि होना क्या चाहिए था, 3A की ज़्यादा होनी चाहिए थी और 2A की कम। अब इसकी वजह क्या है, ये ऐसे यहाँ पे एक्सेप्शन आती क्यों है। इन 3A ग्रुप electron is being removed from the p subshell, which is more extra extended orbital than s orbital. Moreover, we have to break the pairs from s orbitals of second A group. अब जो 3A ग्रुप में होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें पीस जो सब शेल होता है एस के बाद होता है, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। जबकि हम जो सेकंड ए में है एस ऑर्बिटल से हम निकालते हैं जिसमें वो पेयर बना होता है, पेयर बॉन्डिंग के फॉर्म में होता है, तो पेयर तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से सेकंड ए की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3A की निस्बत ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। ड्यू टू दिस रीज़न second A group show abnormally high energy ionization energy values. फिर है the elements of 5A group have ionization energy high ionization energy values than 6A group. अब होना क्या चाहिए था, 5A की कम होनी चाहिए थी, 6A की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है क्या 5A की ज़्यादा है 6A की कम है। अब इसकी क्या रीज़न है। In 5A group, elements have half-filled p subshell. 5A में क्या है, half-filled subshell होता है। Half-filled p subshell is extra stable. अब जो half-filled होते हैं या full-filled होते हैं वो extra stable होते हैं। अब stable ज़्यादा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जबकि 6A में ऐसा नहीं होता, उसमें से आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। This extra stability associated with नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन 5A का ही है। देयर आयनाइजेशन एनर्जी इन दिस 6A एलिमेंट्स हैव एबनॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जीज। तो इस वजह से उसके p हाफ फील्ड होने की वजह से 5A की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जबकि 6A की जो है वो कम हो जाती है। फिर है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। Second ionization energy, the amount of energy required to remove the second electrons after the removal of first electron to form dipositive ion is called second ionization energy. अब एक एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और बाकी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब जो केटाइन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत। ऐसे ही थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का है द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove third electron from outermost shell after the removal of second electron is called third ionization energy. अब जब हमने दो निकाल चुके हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा हो चुकी होगी, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
जो है वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और फर्स्ट दोनों से ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड इंक्रीज होते जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे थर्ड सबसे ज़्यादा, सेकंड, फिर फर्स्ट। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के वो आप एक दफ़ा टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, और कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम कल आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।